प्राइमरी एक्टिविटीज पार्ट नंबर 2। आई होप आपको फर्स्ट पार्ट में मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा, तो सीधा चालू करते हैं पार्ट नंबर 2 से बिना कोई टाइम वेस्ट। यार इसमें हमारा पहला टॉपिक आता है एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर वर्ड तो यार हम बहुत बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। पर अगर हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं ना, तो ये बहुत सारी फिजिकल सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन पर डिपेंड करता है। जब इनके बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशन बनते हैं, बहुत सारी ऐसी सिचुएशन बनती हैं, तो उस चक्कर में ना एग्रीकल्चर सिस्टम बहुत अलग अलग तरीके के हमारे सामने आ जाते हैं। मतलब जैसी सिचुएशन रहेगी, जैसी कंडीशन रहेगी, उस हिसाब से एक नया एग्रीकल्चर फॉर्म हमारे सामने आ जाता है। तो ऐसे ही बहुत सारे मेथड्स फार्मिंग के भी होते हैं। अलग अलग टाइप के क्रॉप भी ग्रोइंग करे जाते हैं और बहुत सारे अलग अलग तरीके के लाइव स्टॉक हैं, मतलब जो हमारे डोमेस्टिकेट करते हैं हम एनिमल को, उनको रेस किया जाता है। तो हर रीजन पर हर अलग कंडीशन के हिसाब से हमें अलग अलग देखने को मिल जाता है। तो आज बहुत सारे हम एग्रीकल्चर सिस्टम के टाइप्स देखने वाले हैं, कैसे अलग अलग एग्रीकल्चर सिस्टम हमें देखने को मिल जाते हैं। अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा। तो इसमें पहला हमारा आता है यार सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। सब्सिस्टेंस का मैंने आपको पहले भी मीनिंग बताया था, अब इसका पूरे में एक बता देता हूँ। भाई सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर का सिंपल मीनिंग होता है कि जो भी क्रॉप्स ग्रोइंग करे जा रहे हैं या जो भी लाइव स्टॉक को रेस किया जा रहा है, वो फार्मर अपने और अपनी फैमिली के लिए करता है। मतलब या तो बिल्कुल भी सरप्लस नहीं बचता या थोड़ा बहुत बचता है। तो मतलब इसको एक बेसिकली हम इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं बोल सकते। ये अपने खुद के सब्सिस्टेंस, अपनी जिंदगी के लिए, अपनी लाइवलीहुड के लिए किया जाता है। तो वो हमें सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में वही देखने को मिलता है। मतलब इन लोग जितनी भी चीज़ उगाते हैं वो कहीं न कहीं इन्हीं लोग कंज़्यूम करते हैं। फिर इसके बाद अगर हम बात करें सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर के कितने टाइप्स होते हैं, तो 2 टाइप्स हमारे सामने जाते हैं। पहला होता है भाई प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर और दूसरा होता है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। अब बारी-बारी इन दोनों को भी हम अच्छे से समझें। भाई सबसे पहले अगर हम बात करते हैं प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर की, इसको ना शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोलते हैं। आप सबने बहुत सुना होगा, क्लास 9 10th हमने शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में पढ़ा है। मेनली जो हमारे ट्रॉपिक्स के एरिया होते हैं, मतलब हमारे इक्वेटर के सराउंडिंग जो रीजन होते हैं। यहाँ पर एक चीज और बता देता हूँ। ज्योग्राफी में यार अगर हम ये ट्रॉपिकल रीजन की बात करते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हम बात करते हैं, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ये बहुत कॉमन टर्म है ज्योग्राफी के। अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा है जिनको ये टर्म में ही प्रॉब्लम होती है, मैं सिंपल बोलना चाहूंगा यार, आप गूगल पर कुछ फोटोज देख लेना इनकी, जिससे आपको क्लियर हो जाए। क्योंकि अगर आपको लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड इनके मीनिंग क्लियर नहीं है ना, तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। आपको पुरानी 9 10th के एनसीईआरटी में भी देखने को मिल जाएगा, वो गूगल पर तो मिल ही जाएगा, और कोई घबराने की बात नहीं है। बहुत सिंपल चीजें होती है, एक बार आप देखेंगे आपको याद हो जाएगा। तो ट्रॉपिक्स का सिंपल मीनिंग जो हमारे इक्वेटर के सराउंडिंग एरिया होते हैं, वहां पर हमें ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन बहुत देखने को मिलता है, वहां ज्यादा प्रैक्टिस ये किया जाता है। स्पेशली अगर हम बात करते हैं तो अफ्रीका, साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका और साउथ ईस्ट एशिया की हम बात कर रहे हैं। मैप आपको राइट साइड में दिख जाएगा, ये मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है। सबसे पहले किया क्या जाता है यार, लैंड को क्लियर किया जाता है, उसमें आग लगाई जाती है। आग लगाने का जो एशेस, मतलब जो हमारी राख बचती है यार, वो फर्टिलिटी का काम करती है, सॉइल को और अच्छा करने का वो काम करती है। इसी रीजन से शिफ्टिंग कल्टीवेशन को हम स्लैश एंड बर्न भी बोलते हैं। आपने ये भी सुना होगा कि इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर बोला जाता है, हमने छोटी क्लास में भी पढ़ा है। अगर हम मेन बात करते हैं इसमें क्या होता है, तो बहुत लैंड के छोटे छोटे पैचेस पर कल्टीवेशन किया जाता है, बड़े बड़े एरिया नहीं होते, छोटे छोटे एरिया होते हैं, और वहां पर कल्टीवेशन किया जाता है। और बहुत ही प्रिमिटिव, मतलब हमारे एंशियंट टूल्स का यूज किया जाता है, जैसे स्टिक्स हो गई, हमारे हो गए। ऐसे सिंपल हमारे टूल्स का यूज किया जाता है, एकदम मॉडर्न टूल्स का यूज नहीं किया जाता है। फिर कुछ समय बाद, 3 से 5 साल का समय जैसे दिया हुआ है, इसके बाद जब सॉइल की फर्टिलिटी खत्म होने लगती है, तो जो फार्मर होते हैं वो किसी और पार्ट पर शिफ्ट कर जाते हैं। मतलब उस लैंड को छोड़ देंगे, अब दूसरे पार्ट में जाएंगे, उसमें सेम प्रोसेस करेंगे, उसको जलाएंगे जैसे फर्टिलिटी अच्छी हो जाए, और वहां पर कल्टीवेशन करना चालू कर देंगे। ये सिंपल हमें सिस्टम देखने को मिलता है, ये इन लोग करते हैं। मतलब फॉरेस्ट के अलग अलग रीजन को काटेंगे, जलाएंगे और वहां पर अपना पूरा कल्टीवेशन करेंगे। उसके बाद ऐसा नहीं है यार कि अगर एक लैंड को छोड़ दिया तो वहां फ्यूचर में कभी वापस ही नहीं आ रहे हैं। कुछ सालों बाद वापस वहां पर आ जाते हैं, जब उसकी फर्टिलिटी वापस आने लगती है तो वापस से वहां पर आ जाते हैं। लेकिन अगर हम मेजर प्रॉब्लम की बात करें, या शिफ्टिंग कल्टीवेशन की एक मेजर प्रॉब्लम क्या हमें देखने को मिलती है, तो साइकिल ऑफ झूम। अब ये झूम से आप क्या समझते हैं यार, जो लैंड को हम जलाकर साफ करते हैं कल्टीवेशन के लिए, इसी प्रोसेस को झूम बोलते हैं। यार ये जो बार साइकिल होती है ना झूम की, बार बार, इस चक्कर में जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो खत्म हो जाती है। जब आप बार बार ऐसा करते जाओगे तो वो खत्म हो जाती है, क्या फिर उसका कोई यूज नहीं बचता है। देखिए मेजर प्रॉब्लम हमें देखने को मिल जाती है कि जब ये साइकिल रिपीट होती है बार बार जलाने की और कल्टीवेशन करने की, तो सॉइल की फर्टिलिटी खत्म ही टाइप की हो जाती है। फिर इसके बाद एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज आती है यार, कि इसी को ना अलग अलग ट्रॉपिकल रीजन में अलग अलग नाम से जाना जाता है। अगर हम इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करते हैं तो वहां इसको झूमिंग बोलते हैं।
अगर हम अमेरिका और मैक्सिको की बात करते हैं तो वहाँ पर इसको मिल्पा बोलते हैं। इंडोनेशिया, मलेशिया में इसको लदांग बोलते हैं। अलग-अलग जगह अलग नाम है। अब एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछ रही है और मैं भी आपसे पूछ रहा हूँ। आप मुझे रिसर्च करके बताइएगा कि और कौन से ऐसे रीजन है जहाँ पर इसको किया जाता है और वहाँ इसको किस नाम से बुलाया जाता है। इसके बाद अब हमारा अगला टॉपिक आता है इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, मतलब उसका टाइप नंबर 2। तो बेसिकली इसमें क्या होता है यार, बहुत डेंसली पॉपुलेटेड जो रीजन है हमारे मानसून एशिया का। मानसून एशिया मतलब क्या होता है, एशिया का वो रीजन जहां पर जब हमारा क्लाइमेट चेंज होता है तो एकदम विंड का शिफ्ट हमें देखने को मिलता है। जो हमारी ये रीजन है ना, वहां पर ये ज्यादा फाउंड होता है, वहां पर ये ज्यादा किया जाता है। अब इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर की अगर हम बात करते हैं तो ये दो टाइप का होता है। हम दोनों टाइप के बारे में इसमें देखेंगे। तो हमारा फर्स्ट टाइप आता है यार जिसमें वेट पैडी कल्टीवेशन। अब पैडी क्या होता है, हमारा जो राइस होता है ना, थ्रेशिंग के पहले उसको हम पैडी बोलते हैं। आपने सुना होगा पैडी फील्ड्स, मतलब जहां पर राइस उगाया जा रहा है। तो वेट पैडी कल्टीवेशन हमें देखने को मिलता है, मतलब इसका डोमिनेशन होता है। बाकी भी चीजों का कल्टीवेशन होता है लेकिन डोमिनेशन हमें इसी का देखने को मिल जाता है। तो मतलब इस टाइप के एग्रीकल्चर में राइस क्रॉप सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग हमें देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर जो लैंड होल्डिंग्स होती है बहुत कम होती है, मतलब पर्टिकुलर अगर हम एक फार्मर की बात करते हैं तो बहुत कम लैंड उसको दिया जाता है। इसका बहुत ही सिंपल रीजन यार, बहुत हाई डेंसिटी होती है यहाँ पर। जैसा कि हमने ऊपर ही देखा, ये मानसून एशिया के डेंसली पॉपुलेटेड रीजन में देखने को मिलता है। मतलब मानसून एशिया के ऐसे रीजन जहाँ पर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन रह रही है। तो अगर पॉपुलेशन ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है लैंड लोगों के पास कम होगा, तो ये हमें देखने को मिल जाता है। इसके बाद यहाँ के जो फार्मर है वो अपनी फैमिली लेबर का ही यूज करते हैं, उनका पूरा यूज करते हैं और लैंड में पूरा काम करते हैं। एकदम इंटेंसिव लैंड पर वर्क किया जाता है कल्टीवेशन का। यहाँ पर मशीनरी का जो यूज है बहुत लिमिटेड है, मशीन का यूज ज्यादा नहीं किया जाता है। अगर हम एग्रीकल्चर के ऑपरेशंस की बात करते हैं तो मोस्टली मैन्युअल किया जाता है, मतलब हाथों से किया जाता है। हम हमारे ह्यूमंस लोग इसको करते हैं। उसके बाद अगर हम बोले भाई फार्म यार्ड मैन्योर बहुत ज्यादा यूज किया जाता है यहाँ पर, मतलब कुल मिला के मैन्योर से, फार्म यार्ड मैन्योर से मतलब समझ सकते हैं कुल मिला के जो एनिमल का गोबर होता है, उसका जो फॉडर खाना बच जाता है वो एनिमल्स का, और बाकी लैंड में जितनी भी चीजें यूज होती हैं उन सबको मिलाकर ये मैन्योर बनाया जाता है। इसको यूज किया जाता है वहाँ की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए सॉइल की। ये बहुत मेंटेन करने में काम करता है फर्टिलिटी, जैसे फर्टिलिटी एकदम से कम ना हो जाए, ये हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर एक चीज आती है, अगर हम इसकी बात करें इस एग्रीकल्चर की, तो यहाँ पर यूनिट एरिया की यील्ड बहुत ज्यादा है, मतलब प्रोड्यूस बहुत ज्यादा है अगर हम पर यूनिट एरिया की बात करते हैं। लेकिन पर लेबर प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। अब प्रोडक्टिविटी लेबर की बहुत कम देखने को मिल जाती है। अब ये क्यों है ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन। इसके बाद सेकंड हमारे सामने आ जाता है यार इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, जहां पर पैडी के अलावा बाकी क्रॉप डोमिनेट करता है। मतलब पैडी नहीं करता है, उसके अलावा बाकी क्रॉप यहाँ पर डोमिनेशन में रहते हैं, हमें देखने को मिल जाता है। अब रीजन क्या है इसका, इसका सिंपल रीजन है भाई, लैंड अलग रहता है, क्लाइमेट अलग रहता है, सॉइल अलग रहता है, बहुत सारे जोग्राफिकल फैक्टर्स ऐसे रहते हैं जो अपना गेम वहां पर खेलते हैं, जिस वजह से हमें वहां पर अलग टाइप के क्रॉप देखने को मिलते हैं। कोई ऐसा क्रॉप है भाई जिसको बहुत ज्यादा रेनफॉल चाहिए, जहां पर रेनफॉल हो ही नहीं रही वहां पर वो क्रॉप उग ही नहीं सकता। ये कुछ रीजन आ जाते हैं। तो मतलब कुल मिलाकर हम ये बोल सकते हैं यार कि ऐसा क्लाइमेट एरिया जहां पर हमारे मानसून एशिया की अगर हम बात करते हैं, जहां पर पैडी ग्रो करना प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, तो वहां पर हमें दूसरे क्रॉप का डोमिनेशन देखने को मिल जाता है। इसके यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, हमारा वीट हो गया, सोयाबीन हो गया, बार्ले हो गया, सोरगम हो गया, ये हमें कहाँ पर उगते हुए देखने को मिल जाते हैं। हमारे नॉर्दर्न चाइना हो गया, मंचूरिया हो गया, मंचूरियन की याद आ रही है, बट आगे चलते हैं। फिर नॉर्थ कोरिया हो गया, नॉर्थ जापान हो गया, यहाँ हमें ये सारे क्रॉप्स देखने को मिल जाते हैं। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो हमारे जो वेस्टर्न पार्ट्स हैं इंडो गैंजेटिक प्लेन्स के, यहाँ पर हमें वीट देखने को मिल जाता है, यहाँ वीट सबसे ज्यादा ग्रोइंग किया जाता है। उसके बाद मिलेट्स की अगर हम बात करते हैं तो जो हमारे वेस्टर्न और सदर्न इंडिया है, यहाँ के हमें जो भी ऐसे एरिया जो बहुत ड्राई हैं वहां पर हमें मिलेट्स देखने को मिल जाते हैं। मतलब अलग अलग रीजन में अलग अलग चीज देखने को मिल जाती है। यहाँ पर एक चीज और बताना चाहता हूँ यार, अगर हम बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो एटलीस्ट यार आपको दो एग्जाम्पल तो पता होना चाहिए। अगर कोई रीजन का आपसे पूछा जा रहा है तो यार यहाँ पर ये दो टाइप के क्रॉप उगाए जाते हैं। कई जन क्या करते हैं, एक नाम लिखते हैं उसके बाद एक्सेट्रा लिख देते हैं, ये चीज बोर्ड में नहीं चलेगी। एक्सेट्रा कम से कम दो नाम के बाद अच्छा लगता है। ये नहीं कह रहा आप पूरे नाम याद रखो, एटलीस्ट दो तो आप कर ही लो। दो अगर आपको याद है तो अपने आप में बहुत ज्यादा होता है, दो आपके पूरे मार्क्स आपको दिलवा देंगे। अगर ज्यादा कर सकते तो उससे अच्छी बात नहीं है, लेकिन एटलीस्ट याद रखिए दो तो आपको करना ही। इसके बाद यार अगर हम बात करें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की, ये वाले एग्रीकल्चर के टाइप की, तो इसकी सिमिलर है वही पैडी वाले से, जो हमने फर्स्ट में पैडी वाला देखा उसी से सिमिलर है वेट पैडी वाले से। लेकिन बस एक ही यहाँ पर अंतर है, वो ये है ये हमारे सेकंड वाले में यहाँ पर पैडी का डोमिनेशन नहीं होता है, यहाँ पर हमें इरिगेशन का यूज बहुत ही ऑफन देखने को मिल जाता है, जो उसमें हमें देखने को नहीं मिलता। एक बेसिक अंतर हमें इसमें देखने को मिल जाता है।
इसके बाद यार हमारी जितनी भी यूरोपियन कॉलोनाइज्ड पार्ट्स थे पूरे वर्ल्ड के, जिनको मतलब यूरोप ने अब तक कब्जा जमा लिया था, उनको अपना कॉलोनी बना लिया था, वहां पर ना बहुत सारे एग्रीकल्चर के फॉर्म हमें देखने को मिलते हैं। मतलब उन लोग नए नए फॉर्म लेकर आए। आपने इंडिया में भी देखा होगा, या आप सोशियोलॉजी में पढ़ेंगे, आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि यार नई नई चीजें उन लोग लेकर आ रहे थे, नए नए फार्मिंग मेथड लेकर आ रहे थे। जैसे प्लांटेशन हो गया, जो कि पूरा प्रॉफिट ओरिएंटेड होता है, और उसके बाद इसमें एकदम लार्ज स्केल प्रोडक्शन किया जाता है। तो ये हमें देखने को मिल गया था। लोग प्लांटेशन लेकर आए थे और पूरा प्रॉफिट का काम रहता था उनको। वो वही चीज करते थे जिससे उनको मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके और अच्छा लार्ज प्रोडक्शन हो सके। तो इनके बारे में भी बिल्कुल हम देखेंगे। इसके बाद हमारा वही टॉपिक आ जाता है प्लांटेशन एग्रीकल्चर। अब जैसा हमने बात किया यार, वेस्टर्न पूरा आ गया था ये। भाई सिंपल सी बात है, प्लांटेशन जो एग्रीकल्चर है, जैसे हमने ऊपर मेंशन किया, ये यूरोपियन की जो जो कॉलोनीज थी वहां पर इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। जो भी ट्रॉपिक्स एरिया में सिचुएटेड थी वहां पर इसको बिल्कुल इंट्रोड्यूस किया गया। अब आपको क्वेश्चन फिर से आएगा, सिर्फ ट्रॉपिक्स एरिया में क्यों किया? पूरा क्लाइमेट पर डिपेंड करता है, और जहां पर हो सकता है वहीं पर इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो अगर हम बात करें भाई प्लांटेशन क्रॉप्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिल जाते हैं, तो हमारा टी हो गया। आपने देखा होगा ब्रिटिश और इंडिया में टी प्लांटेशन कर रहे थे, सोशियोलॉजी में आपने पढ़ा होगा। तो टी हो गया, कॉफी हो गया, कोको हो गया, रबर, कॉटन, ऑयल पाम, शुगर केन, बनानाज हो गए, पाइनएप्पल्स हो गए, ये हमें देखने को मिल जाते थे। अगर हम बात करें इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इनके फीचर्स क्या है, याद रखिएगा, बोर्ड में आपको क्वेश्चन आ सकता है कि प्लांटेशन एग्रीकल्चर के आप कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके फीचर बताइए। तो भाई सबसे पहला है, ये जो फार्मिंग होती थी लार्ज स्टेट्स में होती थी, और या फिर अच्छे प्लांटेशन में होती थी, मतलब बड़े बड़े लैंड में होते थे, प्राइवेटली ओन लैंड पर होते थे बड़े बड़े, जहां पर उन लोग पूरा प्रॉफिट कमाने के लिए अपना सब करवाते थे। और यहाँ पर बेसिकली ऐसा होता है कि वहीं पर आपका एक घर रहेगा, उसको ना क्या फार्म हाउस टाइप का बोल सकते हैं, जहाँ पर रुक रहे हैं, वहीं पर आपके बड़े लैंड है, वहाँ पर प्रैक्टिस हो रहा है, पूरे एनिमल हैं वो भी वहीं पर है, मतलब कुल मिला के बड़े बड़े लैंड जहाँ पर पूरा काम आपका वहीं पर हो रहा है। तो हमें ये देखने को मिलता है लार्ज स्टेट और प्लांटेशन में हमें देखने को मिलता है। बहुत लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है, कैपिटल मतलब मनी, मनी इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा यहाँ पर देखने को मिल जाता है। फिर यहाँ पर मैनेजरियल रहेगा, यहाँ पर टेक्निकल सपोर्ट रहेगा, मतलब मैनेजरों का रोल आपको मिलेगा, टेक्निकल सपोर्ट पूरा मिलेगा, मतलब बोल सकते हैं पूरी एक लाइन रहेगी। जैसे कि कुल मिला के बोलते हैं ना, हम कोई भी एक जितने भी प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वहाँ पर मैनेजर होगा, फिर मैनेजर के नीचे और पोस्ट होंगी, ऐसी आपको चीजें देखने को मिलेंगी, पूरा सपोर्ट रहेगा। पूरे साइंटिफिक मेथड यूज किए जाएंगे, साइंटिफिक मेथड का बहुत बड़ा यहाँ रोल होता है। उसके बाद सिंगल क्रॉप स्पेशलाइजेशन हमको देखने को मिलेगा, कोई भी एक सिंगल क्रॉप पर पूरा स्पेशलाइजेशन रहेगा, वही इन लोग कर रहे होंगे। चीप लेबर आपको देखने को मिल जाएंगे, और ट्रांसपोर्टेशन का एक अच्छा सिस्टम आपको देखने को मिलेगा, जिससे जो ये ई स्टेट्स हैं इनको ये फैक्ट्री से, मार्केट से कनेक्ट कर सकें, उससे लिंक कर सकें, ताकि अपने प्रोडक्ट को पूरा वहां एक्सपोर्ट करके बेच सके और पैसा कमा। तो ये हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद यार अगर हम फ्रेंच लोगों की बात करते हैं, तो इन्हें कोको और कॉफी के प्लांटेशन को एक्सटेब्लिश किया, कहां पर किया? वेस्ट अफ्रीका में किया। इसके बाद अगर हम ब्रिटिशरों की बात करते हैं, तो इन्हें लार्ज टी गार्डन्स इंडिया में बनाए, श्रीलंका में बनाए, इन्हें रबर प्लांटेशन मलेशिया में किया, शुगर केन और बनाने का प्लांटेशन इन्हें वेस्ट इंडीज में किया। ये कुछ एग्जाम्पल है जो आपको याद रखने पड़ेंगे। उसके बाद स्पेनिश और अमेरिकन की अगर हम बात करते हैं, तो इन्हें बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया कोकोनट पर, शुगर केन के प्लांटेशन पर फिलीपींस में, मतलब यहाँ पर कोकोनट शुगर केन के प्लांटेशन को इन्हें एस्टेब्लिश किया, और वहां पर बहुत इन्हें इन्वेस्ट उसमें। उसके अगर हम डच लोगों की बात करते हैं, तो इनकी तो शुगर केन प्लांटेशन पर इंडोनेशिया पर मोनोपोली रही है एक समय पर, मतलब पूरा इन्हीं का उस पर कब्जा रहता था, पूरी पावर इन्हीं की रहती थी। उसके बाद अगर कुछ कॉफी फेजेंडास की बात करते हैं, फेजेंडास मतलब जो लार्ज प्लांटेशन होते हैं, अगर ब्राजील में बात करते हैं, तो वो आज भी यूरोपियंस द्वारा मैनेज किए जाते हैं। मतलब है ब्राजील में, लेकिन आज भी उनको मैनेज कौन कर रहे हैं? यूरोपियंस कर रहे हैं, उनके वहां पर प्लांटेशन हमें देखने को जाते हैं। और अगर आज की लेकिन हम बात करते हैं, तो जितनी भी मेजोरिटी ऑफ प्लांटेशन है, अब इनकी जो ओनरशिप है अब वो गवर्नमेंट के हाथों में चली गई है। मतलब कुल मिला के वो ज्यादा प्राइवेट हमें देखने को नहीं मिलते हैं, मेनली वो गवर्नमेंट के हाथ में आ गए हैं, या फिर वो कंट्री के एकदम नेशनल कंसर्न में आ चुके हैं। मतलब कुल मिला के आप बोल सकते हैं गवर्नमेंट का रेगुलेशन हमें वहां देखने को मिल जाता है। फिर इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन। एक्सटेंसिव से मतलब आप बोल सकते हैं लार्ज स्केल, कमर्शियल मतलब पैसे कमाने के लिए, ग्रेन का कल्टीवेशन। यार अगर हम मिड लैटिट्यूड्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर जितने भी सेमी एरिड लैंड्स हैं, मतलब जो बहुत ज्यादा ड्राई भी नहीं है लेकिन थोड़े ड्राई है ना, सेमी एरिड। एरिड मतलब हो जाता है एकदम ड्राई। तो जो भी सेमी एरिड हमारे लैंड है, उनके इंटीरियर पार्ट्स में ही हमें प्रैक्टिस होता हुआ दिख जाता है। फिर अगर हम यहाँ पर इनके प्रिंसिपल क्रॉप मतलब मेन क्रॉप की बात करते हैं, तो वो व्हीट होता है। इसके बाद और भी क्रॉप्स ऐसे जो यहाँ पर ग्रो किए जाते हैं, जैसे कि कॉर्न, बार्ले, ओट्स हो गया, राय हो गया, ये भी यहाँ पर ग्रो किए जाते हैं। जो फार्म होते हैं यार, उनका साइज बहुत बड़ा होता है, और साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ पर जितना भी प्रोसेस होता है, मतलब प्लाउइंग से लेके हार्वेस्टिंग का, वो पूरा मैकेनाइज्ड होता है, मतलब पूरा मशीन से किया जाता है, मशीनरी प्रोसेस पूरा हमें देखने को मिल जाता है। आपको राइट साइड में एक फोटो भी दिख रही होगी, तो पूरा मशीन से यहाँ पर काम किया जाता है। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, और
पुराने वाले से थोड़ा सिमिलर है जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ना, तो जो पर एकड़ की यील्ड है, मतलब पर एकड़ का जो प्रोड्यूस है वो बहुत कम हमें देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम पर पर्सन यील्ड बोलते हैं तो वो हमें बहुत हाई देखने को मिल जाता है। तो आप मुझे रीज़न बताइए। मतलब आप मुझे बताइएगा ऐसा कैसे हो सकता है? कई बार अगर हम बोलते हैं कि भाई पर एकड़ का यील्ड बहुत ज़्यादा है, पर लोगों के लिए वो कम है। अगर यहाँ पर कम है तो लोगों के लिए वो ज़्यादा है। तो ये क्यों हमें देखने को मिलता है? कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइएगा, ठीक है? आप लोग से नहीं बनेगा तो फिर मैं कमेंट में पिन कर दूँ। इसके बाद यार अगर हम बात करते हैं कहाँ डेवलप हुआ, तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ मैं कुछ नाम लूँगा, जैसे स्टेपीज़, प्रेरीज़, तो यहाँ पर कन्फ्यूज़ मत होइए यार, कुछ इकोसिस्टम की हम बात करते हैं, यहाँ पर ग्रासलैंड आ जाते हैं, वहाँ के अलग-अलग ज्योग्राफिकल फैक्टर हमें देखने को मिल जाते हैं। मतलब सिंपल बोले तो वर्ल्ड के कुछ-कुछ रीजन, जिनकी अपनी कुछ-कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज़ हैं, उनको ऐसे नाम दिए गए। तो सिंपल नाम है, कन्फ्यूज़ मत होइएगा, है ना? आपको कभी पूछा नहीं जाएगा कि अब आप प्रेरीज़ समझाओ, स्टेपीज़ समझाओ। ये हमें 6th-7th में की छोटी-छोटी डेफिनेशन पढ़ाई गई थी, अब बोर्ड में आपके सिलेबस में कुछ नहीं है। आपको सिर्फ जगह के नाम पता होना चाहिए क्योंकि मैप में ये चीज़ें आती हैं। अगर हम बात करते हैं भाई कहाँ डेवलप हुआ, तो यूरेशियन स्टेपीज़ में हमें देखने को मिल जाता है, कैनेडियन अमेरिकन प्रेरीज़ में हमें देखने को मिल जाता है, पम्पास ऑफ अर्जेंटीना में देखने को मिल जाता है, फिर साउथ अफ्रीका के वेल्ट्स में देखने को मिल जाता है, ऑस्ट्रेलियन डाउन्स में हमें देखने को मिल जाता है, कैंटरबरी प्लेन्स देखने को मिल जाता है न्यूजीलैंड में जो है, वहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है। फिर बोला गया भाई मैप पर इनको लोकेट कीजिए, तो आप कर दीजिएगा। तो ये ऐसी जगहों पर हमें देखने को मिल जाता है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है मिक्स्ड फार्मिंग। भाई ये एक ऐसा फॉर्म है एग्रीकल्चर का जो एकदम हाईली डेवलप्ड पार्ट में हमें ज़्यादा देखने को मिलता है इस दुनिया के। इसका सीधे एग्जांपल की बात करते हैं तो नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप हो गया, हमारा ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका हो गया, हमारा यूरेशिया यूरेशिया मतलब जब यूरोप एशिया के पूरे रीजन की हम बात करते हैं, उसके बहुत सारे पार्ट्स में हमें देखने को मिल जाता है। उसके टेम्परेट लैटिट्यूड्स मतलब जो ट्रॉपिक्स और हमारे पोल्स के बीच का रीजन होता है, उसमें लाई करता है ये रीजन, उसको हम टेम्परेट लैटिट्यूड्स बोलते हैं। तो सदर्न कॉन्टिनेंट के टेम्परेट लैटिट्यूड्स में हमें देखने को मिल जाता है। फिगर 5.14 में आपको पूरा क्लियर दिख रहा होगा मैप में, ये हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ के अगर हम बात करते हैं कि यहाँ के फार्म्स की साइज क्या होती है, तो मॉडरेट होती है, मीडियम होती है, ना ज़्यादा बड़े ना ज़्यादा छोटे। क्रॉप्स कौन से देखने को मिलते हैं यार, तो हमें व्हीट, बार्ले हमें देखने को मिल जाते हैं, राय, मेज़, फॉडर हो गए हमारे, रूट क्रॉप्स हमें देखने को मिल जाते हैं। फॉडर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फॉडर से बेसिकली मीनिंग होता है वो क्रॉप जो हम बेसिकली एनिमलों के खाने के लिए बनाते हैं। वो हमें मिक्स्ड फार्मिंग में बहुत इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है। क्रॉप रोटेशन और इंटर क्रॉपिंग हमें देखने को मिलती रहती है, मतलब या तो यहाँ पर अलग-अलग तरीके क्रॉप ग्रो किए जाते हैं या एक ही टाइम पर अलग क्रॉप को एक ही फील्ड में साथ में ग्रो किया जाता है। ये हमें देखने को मिलता है। मेन रीज़न होता है इससे सॉइल की फर्टिलिटी सही रहती है। तो ये हमें देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर क्रॉप कल्टीवेशन और एनिमल हस्बेंड्री में दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है। इक्वल एम्फेसिस हमें देखने को मिल जाता है दोनों साइड में ना, ये याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम एनिमल्स की बात करें कि कौन से एनिमल मेन इनकम है, सोर्स है क्रॉप्स के साथ, तो कैटल, शीप, पिग्स एंड पोल्ट्री हमें मेन देखने को मिल जाते हैं जो अच्छा एक इनकम सोर्स बनकर सामने आते हैं क्रॉप्स के साथ। उसके बाद अब अगर हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं, इसको भी याद रखिएगा। तो सबसे पहला तो आता है यार हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर हमें देखने को मिलता है फार्म्स की मशीनरी में और बिल्डिंग में। यहाँ हमें मेन क्या देखने को मिलता है, एक्सपेंडिचर बहुत होता है। इसके बाद केमिकल फर्टिलाइजर का एकदम ज्यादा यूज हमें देखने को मिलता है। उसके बाद ग्रीन मैन्योर्स का यहाँ हमें यूज देखने को मिलता है। और उसके बाद फिर फार्मर्स की अपनी स्किल और एक्सपर्टाइज हमें देखने को मिलती है, वो अपनी अपनी स्किल्स होल्ड करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये पूरा हमें देखने को मिल जाता है। इसके बाद अब हमारा अगला टॉपिक आता है डेयरी फार्मिंग। तो यार अगर हम बात करते हैं डेयरी फार्मिंग की, तो एक सबसे एडवांस्ड और एफिशिएंट टाइप की रेयरिंग होती है मिल्च एनिमल्स। मिल्च एनिमल से आप क्या समझते हैं? वो एनिमल जिनको हम डोमेस्टिकेट करते हैं मिल्क के लिए बेसिकली ना। बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव भी हमें देखने को मिल जाती है। यहाँ पर खर्चा बहुत टाइप का आता है, जैसे एनिमल के शेड हो गए, उसके बाद फॉडर के लिए स्टोरेज फैसिलिटीज हो गई, फीडिंग और जो मिल्चिंग की मशीन्स होती हैं उनका खर्चा हो गया। ये सब डेयरी फार्मिंग में इंक्लूड करी जाती हैं। उसके बाद यहाँ पर मेन फोकस किया जाता है यार कैटल की ब्रीडिंग पर, उनकी हेल्थ केयर पर और जितनी भी वेटरनरी सर्विसेज होती हैं इन पर, मतलब पूरा देखभाल का ध्यान दिया जाता है। यहाँ पर बहुत ज्यादा लेबर का हमें यूज देखने को मिल जाता है क्योंकि यार यहाँ पर एक बहुत केयर की जरूरत होती है। यहाँ पर फीडिंग में, मिल्चिंग के प्रोसेस में बहुत ज्यादा केयर की जरूरत देखने को मिलती है, इसलिए लेबर हमें यहाँ देखने को मिल जाते हैं। इसमें कोई भी ऑफ सीजन नहीं होता यार। ऑफ सीजन ना होने का सिंपल रीजन है यहाँ पर कुछ ऐसा वो सिस्टम ही नहीं है कि ऐसे कोई फैक्टर यहाँ पर इनको इफेक्ट कर रहे हैं। बाकी के जितने भी हमारे क्रॉप रेजिंग के केस होते हैं वहां पर हमें ऑफ सीजन देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें ये कहाँ पर प्रैक्टिस किया जाता है यार, तो अर्बन एरियाज के पास हो गया, इंडस्ट्रियल सेंटर्स के पास हो गया, यहाँ पर इसको प्रैक्टिस किया जाता है। इसका सिंपल रीजन है यार, यहाँ पर ये लोग करते ना तो इनको एक ऐसा नेबरहुड मिल जाता है, ऐसा मार्केट मिल जाता है जहाँ पर ये फ्रेश मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करके अपना पैसा कमा सकते हैं, वहाँ बेच सकते हैं जाकर। यह हमें देखने को मिल जाता है। उसके बाद अभी अभी ट्रांसपोर्टेशन का बहुत डेवलपमेंट हो गया है, रेफ्रिजरेशन का, पेस्चराइजेशन का।
इन सब चीज़ों का डेवलपमेंट हुआ है। अब बहुत सारे ऐसे प्रिजर्वेशन की टेक्निक्स आ गई हैं जिससे आप डेयरी प्रोडक्ट को ज़्यादा समय के लिए अच्छे से रख सकते हैं। नहीं तो पहले ऐसा होता है यार, बहुत जल्दी वो खराब हो जाता था। तो जब से ये चीज़ आई है, तो अब स्टोरेज अच्छी बढ़ गई है, स्टोरेज फैसिलिटीज़ अच्छी आ गई हैं, ड्यूरेशन बढ़ गया है स्टोरेज का। मतलब कुल मिलाकर ज़्यादा समय के लिए आप स्टोर कर सकते हो। ये हमें देखने को मिल जाता है। इसके बाद अगर हम 3 मेन रीजन की बात करते हैं, कहाँ पर हमें कमर्शियल डेयरी फार्मिंग देखने को मिलती है यार, तो लार्जेस्ट हमें देखने को मिलती है हमारे नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप में, सेकंड हमको देखने को मिलती है कनाडा में, और थर्ड हमें देखने को मिलती है पूरा बेल्ट है हमारा साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और तस्मानिया का। यहाँ हमें पूरा ये देखने को मिल जाता है। तो 3 बड़े रीजन आते हैं। मैप आपको राइट साइड में मिल जाएगा, याद रखिएगा। थोड़े मैप ज़्यादा है आई नो, लेकिन जहाँ आप रिवीजन करेंगे यार आपको याद होने लगेगा, क्योंकि हम ये भी पढ़ रहे हैं कि कौन से ज्योग्राफिकल फैक्टर होते हैं। तो सब चीज़ें क्लियर हो जाएँगी, हम समझ जाएँगे अरे अच्छा, ये क्रॉप में ऐसी-ऐसी चीज़ें लगती है तो पक्का ऐसे एरिया में होता होगा। तो ऐसे कर करके आपको याद हो जाए। अब इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है मेडिटेरियन एग्रीकल्चर। अब इसको अच्छे से देख लेते हैं। ये एक बहुत ही ना हाईली स्पेशलाइज्ड कमर्शियल एग्रीकल्चर का एक फॉर्म, याद रखें। फिर अगर हम बात करते हैं भाई कहाँ प्रैक्टिस किया जाता है, तो जैसा नाम से पता चल रहा है, ये मेडिटेरियन सी के साइड्स में किया जाता है, जैसे कि यूरोप हो गया हमारे। अगर हम नॉर्थ अफ्रीका की बात करते हैं तो तुनीशिया से लेकर अटलांटिक कोस्ट हमारा हो गया, सदर्न कैलिफोर्निया हो गया, सेंट्रल चिले हो गया, सदर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ अफ्रीका हो गए, फिर साउथ एंड साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया हो गए। इन जगहों पर ये प्रैक्टिस किया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें भाई ये क्यों इंपॉर्टेंट है, तो ये बहुत बड़ा सप्लायर हो जाते हैं ये रीजन सिट्रस फ्रूट्स के। सिट्रस फ्रूट्स मतलब वो फ्रूट जो बहुत जूसी होते हैं और एकदम शार्प उनका टेस्ट होता है। इसका एग्जांपल आप ऑरेंज ले सकते हैं। तो विटीकल्चर हमें बहुत देखने को मिलता है। विटीकल्चर मतलब ग्रेप का कल्टीवेशन। जो ग्रेप से यहाँ के होते हैं, इनका जो कल्टीवेशन होता है मेडिटेरियन रीजन की आप स्पेशलिटी बोल सकते हैं। तो बहुत बेस्ट क्वालिटी की वाइन्स बनाई जाती हैं अलग अलग डिस्टिंक्टिव फ्लेवर की। वो यहाँ पर जो हाई क्वालिटी ग्रेप्स मिलते हैं उन्हीं से बनाया जाता है, और बहुत सारी कंट्री के अलग अलग रीजनों में ये काम किए जाते हैं, ये हमें देखने को मिलता है। उसके बाद जो इंफीरियर ग्रेप्स होते हैं, मतलब क्वालिटी में उतने अच्छे नहीं हो पाते, उनसे रेजिन्स और करेंट्स बना लिया जाता है। आपने किशमिश सुना होगा, उसको रेजिन्स बोलते हैं, और किशमिश जैसी एक और चीज होती है उसको हम करेंट्स बोलते हैं। तो ये हमें पूरा देखने को मिल जाता है। उसके बाद अगर हम इस रीजन की बात करते हैं तो ऑलिव्स और फिग्स भी यहाँ पर प्रोड्यूस किए जाते हैं। अगर हम एडवांटेज बोले यार ये मेडिटेरियन एग्रीकल्चर का है, तो वो ये है कि जो वैल्यूएबल क्रॉप्स होते हैं सच एज फ्रूट्स हो गए, हमारे वेजिटेबल हो गए, वो यहाँ पर विंटर पर ग्रो किए जाते हैं, क्योंकि उनकी बहुत हाई डिमांड होती है यूरोपियन और नॉर्थ अमेरिकन मार्केट्स में। मतलब बहुत ज्यादा एक हाई डिमांड हमें देखने को मिल जाती है, तो अच्छा पैसा भी इन लोग इससे कमा लेते हैं। तो एक एडवांटेज हमें देखने को मिल जाता है। फिर इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर। मुझे मालूम है यार बहुत सारे टॉपिक है, लेकिन अब बस खत्म होने ही वाले। फिर अगर हम मार्केट गार्डनिंग और हॉर्टिकल्चर की बात करते हैं, तो ये मेनली किसका कल्टीवेशन करते हैं, और एकदम हाई वैल्यू क्रॉप्स का करते हैं, जैसे कि वेजिटेबल हो गया, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स हो गया, और ये सिर्फ और सिर्फ अर्बन मार्केट्स के लिए करते हैं। इनका सोल पर्पस वही होता है। फार्म्स की अगर बात करें यार, तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, और ऐसी जगह पर वो होते हैं जहाँ से ट्रांसपोर्टेशन अच्छा कर सकते हैं। मतलब वहाँ पर गुड ट्रांसपोर्टेशन लिंक्स देखने को मिल जाते हैं, ताकि ये अर्बन सेंटर से कनेक्ट हो सके और हाई इनकम जनरेट कर सके। क्योंकि अर्बन एरिया में लोग हैं जो इंटरेस्टेड रहते हैं, वहाँ मार्केट्स रहते हैं, तो वहाँ से लोग लिंक रहते हैं और अपनी कमाई करते हैं। ये बोथ लेबर और कैपिटल इंटेंसिव होता है, और मेन फोकस किस पर करता है यार, इरिगेशन के यूज पर, HFIV सीड्स पर, मतलब हाई यील्डिंग जो वेराइटी वाले सीड होते हैं, फर्टिलाइजर पर, इंसेक्टिसाइड्स पर, ग्रीन हाउसेस पर, और आर्टिफिशियल हीटिंग पर, कोल्डर। मतलब कुल मिला के बहुत खर्चा किया जाता है और बहुत मेहनत करके क्वालिटी प्रोडक्ट्स उगाए जाते हैं। तो ये हमें देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम इस एग्रीकल्चर की बात करें यार, तो ये वेल डेवलप्ड एरियाज में हमें देखने को मिलता है जो डेंसली पॉपुलेटेड है। और कौन से ऐसे एरिया भाई, जो भी हमारी इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट है हमारे नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप की, फिर हमारी नॉर्थ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो गए, इसके बाद मेडिटेरियन रीजन हो गए, यहाँ हमें देखने को मिल जाता है। फिर इसी में अगर हम नीदरलैंड्स की बात करते हैं, तो इसका मेन स्पेशलाइजेशन फ्लावर को ग्रो करने बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलता है। अगर हम स्पेशली बात करते हैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में ट्यूलिप्स की बात करते हैं, तो यहीं से पूरे यूरोप की मेजर सिटीज में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, वहां पर भेजा जाता है। तो ये हमें देखने को मिलता है कि कितना ज्यादा एक कमाई का जरिया भी ये बन सकता है, और कितना एक फेमस आज की डेट में हो गया। फिर कोई ऐसे रीजन यार यहाँ पर जहाँ पर अगर हम फार्मर्स की बात करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ वेजिटेबल्स में स्पेशलाइजेशन रखते हैं, मतलब मेनली वेजिटेबल का ही काम करते हैं, तो ऐसी फार्मिंग को ट्रक फार्मिंग बोला जाता है। अब ट्रक फार्मिंग बोलने का यार बहुत सिंपल सा इंटरेस्टिंग रीजन आता है कि जो हमारे ट्रक फार्म्स होते हैं, वहां से जो मार्केट का डिस्टेंस होता है यार, वो यही देखकर बनाया जाता है कि एक ट्रक रात में पहुंच सके, मतलब रातों रात में अपना पूरा सामान मार्केट तक पहुंचा पाए। इसी चक्कर में इसका नाम ट्रक फार्मिंग रख दिया गया है। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज हमें देखने को मिलती है। फिर अगर हम मार्केट गार्डनिंग के एडिशन में देखते हैं, तो जैसे जैसे मॉडर्न डेवलपमेंट हो रहा है, तो हमारे जो भी इंडस्ट्रियल रीजन है, जैसे वेस्टर्न यूरोप हो गया, हमारा नॉर्थ अमेरिका हो गया, यहाँ हमें फैक्ट्री फार्मिंग भी देखने को मिल जाता है।
मतलब यहाँ पर अगर हम लाइव स्टॉक की बात करते हैं तो हमारे से पोल्ट्री हो गया, पर्टिकुलरली अगर हम बात करते हैं कैटल हो गए, मतलब कुल मिला के हमारे हैंड टाइप वाले एनिमल हो गए, उसके बाद हमारे काऊ बुल्स हो गए, इनको अलग से रेयर करने का काम करा जाता है। अब इनको स्टॉल्स और पेन्स में रखा जाता है, या फोटो देख सकते हैं, मैंने फोटो लगा दी जिससे आपको क्लियर समझ में आए। ऐसा रखा जाता है और बहुत ध्यान दिया जाता है। पूरा इनको मैन्युफैक्चर्ड वहाँ पर फीड स्टफ खिलाया जाता है, फिर उसके बाद इनको पूरा सुपरवाइज किया जाता है कि इनको कोई डिसीजेस ना हो। यहाँ पर बहुत ही हैवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट हमें देखने को मिलता है, बिल्डिंग में, मशीनरी में, फिर जितने भी ऑपरेशन होते हैं, वेटरनरी सर्विसेज होती हैं, मतलब बहुत सारे काम जो भी इनके रहते हैं उसमें खर्चा बहुत होता है, हीटिंग का, लाइटिंग का, ये भी जुड़ा जाता है। तो पूरा हमें देखने को मिलता है। इसके बाद अगर हम पोल्ट्री फार्मिंग या कैटल रियरिंग की बहुत इंपॉर्टेंट फीचर की बात करते हैं, तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से ब्रीड सिलेक्शन किया जाता है और साइंटिफिक ब्रीडिंग करी जाती है, मतलब एक साइंटिफिक वे में रिप्रोडक्शन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये पूरा इसमें होता है। उसके बाद अगर हम बात करें फार्मिंग के जो और टाइप होते हैं, तो ये ना फार्मिंग ऑर्गेनाइजेशन पर भी डिपेंड होते हैं। मतलब जिस जिस अलग अलग तरीके से फार्मिंग ऑर्गेनाइजेशन हमारे सामने आएंगे, उनको भी कुछ अलग अलग फॉर्म में नाम दिया गया है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जो फार्मिंग ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं इनको मेनली अफेक्ट करता है कि फार्मर किस तरीके से अपने लैंड को, अपने फार्म को ओन कर रहे हैं, साथ ही गवर्नमेंट की वहां पर क्या पॉलिसीज हैं। इन सब चीजों में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग टाइप के और फॉर्म्स देखने को मिल जाते हैं। अब उनको देखते हैं। तो पहला आता है यार कोऑपरेटिव फार्मिंग। तो जो फार्मर्स रहते हैं ना, ये ग्रुप बनाते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं और उसमें अपनी पूरी रिसोर्सेस लगा देते हैं ताकि एक अच्छे से इन लोग फार्मिंग कर पाए। पूरी अपनी मर्जी से आते हैं, इनको कोई फोर्स नहीं होता है, खुद आते हैं और पूरा अपना सामान पूल करते हैं और काम करते हैं। लेकिन इसमें याद रखिएगा, जो इंडिविजुअल फार्म्स होते हैं उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, वो आपके खुद के रहेंगे। मतलब भले ही आपने एक ग्रुप फॉर्म किया, लेकिन आपके इंडिविजुअल जो फार्म्स है वो आप ही के रहेंगे। लेकिन जितना भी इन लोग काम करते हैं वो जॉइंटली करते हैं, मतलब कोऑपरेटिव इनिशिएटिव पर ही अपने पूरे काम करते हैं। यह हमें इसमें देखने को मिलता है। उसके बाद जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, ये फार्मर की मदद से पूरे इंपॉर्टेंट जितने भी इनपुट्स हैं फार्मिंग के वो लाते हैं, पूरे प्रोडक्ट को अच्छे दामों में बेचने का काम करते हैं और फिर जितने भी प्रोडक्ट लगते हैं उनको देखते हैं यार कि चीप रेट में अच्छी क्वालिटी के हमें मिल जाए। तो पूरे इस तरीके इन लोग कोऑपरेटिव बना के काम करते हैं। अगर हम बात करते हैं कोऑपरेटिव मूवमेंट के, तो ये ओरिजिनेट हुए थे सेंचुरी एगो, बहुत पहले ये हुए थे और बहुत सक्सेसफुल भी हुए हैं। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री हो गया, जैसे डेनमार्क हो गया, नीदरलैंड्स हो गया, बेल्जियम हो गया, स्वीडन, इटली एक्सेट्रा। यहाँ बहुत फेमस हुए हैं ये मूवमेंट। स्पेशली अगर हम डेनमार्क की बात करते हैं, तो यहाँ तो इतना ज्यादा फेमस हुआ है, इतना ज्यादा सक्सेसफुल हुआ है ये मूवमेंट कि आज की डेट में प्रैक्टिकली वहाँ का हर एक फार्मर कोई ना कोई कोऑपरेटिव से जुड़ा हुआ है। तो बहुत इंटरेस्टिंग ये चीज हमें देखने को मिलती। इसके बाद हमारा अगला आता है कलेक्टिव फार्मिंग। भाई बेसिक इसका प्रिंसिपल ये है कि जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन रहेंगे इनको हम सोशल ओनरशिप रखेंगे, मतलब कुल मिला के कम्युनिटी एज अ होल वाला काम आ गया है, वैसे हम ओन करेंगे और कलेक्टिव लेबर यहाँ हमें देखने को मिलता है। कलेक्टिव फार्मिंग को मॉडल ऑफ कोलकोज भी बोला जाता है, कि रशियन एब्रीविएशन है, क्योंकि ये सोवियत यूनियन में ही इंट्रोड्यूस किया गया था। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपका पॉलिटिकल साइंस है तो हमने सोशलिज्म कम्युनिज्म के बारे में पढ़ाई है, तो ये वहीं की चीज है, इतना तो हमें पता ही होगा। तो मेनली अगर हम बात करते हैं क्यों लाया गया था, तो वहाँ बहुत ज्यादा इनएफिशिएंसी थी एग्रीकल्चर में, जो पुराने मेथड यूज हो रहे थे उनको बदलने के लिए, और वहां पर एग्रीकल्चर में एक बूस्ट लेकर आना था ताकि सेल्फ सफिशिएंसी वो अपनी बढ़ा सके। तो ये हमें देखने को मिलता है। यहाँ फार्मर क्या करते हैं, जितनी भी रिसोर्सेस है, लैंड, लाइव स्टॉक, लेबर, उन सबको पूल कर देते हैं, पूरी सोर्सेस लगा देते हैं ताकि अच्छे से इन लोग पूरा प्रोड्यूस कर पाए। हालांकि यहाँ पर जितने भी फार्मर है उनको छोटे छोटे प्लॉट्स खुद के लिए रखने की अनुमति थी ताकि वो अपने डेली रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। तो ये हमें इसमें देखने को मिल जाता है। इसके बाद हमारा आखिरी टॉपिक आता है माइनिंग। भाई माइनिंग की अगर हम डिस्कवरी की बात करते हैं हमारी हिस्ट्री में, जो भी हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट की हिस्ट्री हुई, इसमें हमें अलग अलग स्टेजेस देखने को मिलते हैं। कॉपर एज, ब्रोंज एज, आयरन एज, ये हमें देखने को मिल जाते हैं। अगर हम बात करें पुराने जमाने में मिनरल्स का क्या यूज होता था भाई, तो बेसिकली टूल बनाने के लिए, यूटेंसियल बनाने के लिए, वेपन बनाने के लिए यूज करते थे। लेकिन एक्चुअल डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं कि भाई माइनिंग का एक्चुअल डेवलपमेंट कब चालू हुआ, तो ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के साथ चालू हुआ और समय के साथ अब इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ती ही जा रही है। ये हमें देखने को मिलता है। तब हम देखते हैं कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो माइनिंग एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। तो भाई अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं तो दो फैक्टर हमारे सामने आ जाते हैं जो अफेक्ट करते हैं। पहला है फिजिकल फैक्टर, जैसे मतलब भाई हमारा जो भी डिपॉजिट है उसका साइज क्या है, ग्रेड क्या है, उसका मोड ऑफ ऑक्यूरेंस क्या है, कैसे ऑकर हो रहा है, इन सब चीजों पर डिपेंड करता है। दूसरा अब इकोनॉमिक फैक्टर आ जाता है, जैसे भाई मिनरल का डिमांड क्या है, टेक्नोलॉजी कैसी अवेलेबल है और कैसी यूज करी गई। अब भाई जो भी इन्वेस्टमेंट करना है डेवलपमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, भाई उसके लिए कितना कैपिटल है, लेबर कैसा है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट क्या है, इन सबको देखकर पूरा एक इकोनॉमिक फैक्टर हमारे सामने आ जाता है। तो दो फैक्टर हमारे सामने आते हैं। इसके बाद मेथड्स ऑफ माइनिंग। भाई अब मेथड्स भी बहुत अलग अलग होते हैं।
तो भाई अगर हम बोले मोड ऑफ ऑकरेंस की मतलब जो हमारे भाई ये मिनरल है कैसे अकर हो रहे हैं और हमारे ओर का नेचर क्या है, तो इस हिसाब से हमारे सामने दो टाइप्स आ जाते हैं माइनिंग। एक आता है सरफेस माइनिंग और एक आता है अंडरग्राउंड माइनिंग। आपको फोटो में देखने में पूरा समझ आ जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं भाई सरफेस माइनिंग, जिसको ओपन कास्ट माइनिंग भी बोला जाता है और सबसे इजीएस्ट और सबसे चीप वे है माइनिंग करने का, मिनरल्स की माइनिंग करने का बहुत ही चीप वे हमारे सामने जाता है और बहुत ईजी है, क्योंकि भाई ये सरफेस के एकदम क्लोज होता है, आपको फोटो में देखने को मिल जाएगा। अगर हम ओवरहेड कॉस्ट की बात करते हैं तो मेनली हमें सेफ्टी प्रिकॉशन का कॉस्ट आता है, इक्विपमेंट का आता है, जो कि इतना ज्यादा नहीं होता है। इस मेथड में कॉस्ट हमें कम ही लगता है। लेकिन अगर हम आउटपुट की बात करते हैं तो बहुत लार्ज होता है और बहुत ही रैपिड होता है, हमें देखने को मिलता है। लेकिन फिर अगर हम बात करते हैं कि और अगर बहुत डीप बिलो है, मतलब हमारे सरफेस से बहुत नीचे है, तो यहाँ पर फिर हमें अंडरग्राउंड माइनिंग यूज करना पड़ता है। इसको शाफ्ट मेथड भी बोलते हैं। इस मेथड में क्या होता है, वर्टिकल शाफ्ट, ये आपको फोटो में देखने को मिल रहा होगा, ऐसे वर्टिकल शाफ्ट अंदर गड़ा दिए जाते हैं। इनमें फिर ऐसी गैलरी बाहर निकाली जाती है जहां से आप मिनरल तक रीच कर सके। फिर यहीं पर आप मिनरल एक्सट्रैक्ट करते हैं, उनको ट्रांसपोर्ट करते हैं सरफेस तक। यहाँ पर पैसेजेस बनाए गए, एक बहुत ही स्मार्ट टाइप का वर्क किया जाता है और बहुत डिजाइन किया जाता है इनको अच्छे से, जिसमें ड्रिल्स बना पाए, अच्छी लिफ्ट बना पाए, कॉलेज व्हीकल्स यहाँ पर बना पाए, वेंटिलेशन अच्छे से सिस्टम हो, सेफ्टी हो, अच्छे से लोगों का मूवमेंट हो पाए, मटेरियल का मूवमेंट हो पाए। तो बहुत अच्छे से इसको बनाया जाता है, बिल्कुल आपको याद रखना है। लेकिन ये मेथड ना रिस्की है। अब रिस्की इसलिए भाई पॉइजनस गैसेस रहती हैं, फायर है, फ्लड है, केविंग करने में प्रॉब्लम हो जाती है, तो बहुत ही फैटल एक्सीडेंट हमें देखने को मिलता है। आपने बहुत सुना होगा कि इस माइन में फायर हो गई, यहाँ पर फ्लड आ गया, बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है कोल माइंस में इंडिया में। ये न्यूज़पेपर में अक्सर आता रहता है, आपने पढ़ा होगा। तो भाई अगर हम बात करते हैं डेवलप्ड कंट्रीज की, तो जितनी भी डेवलप्ड कंट्री है ना, ये माइनिंग के, फिर इसके प्रोसेसिंग के, फिर जो रिफाइनिंग स्टेज होते हैं प्रोडक्शन से, इनसे दूर भागती है। उनको इससे लेना देना नहीं होता है, क्योंकि भाई इसमें बहुत हाई लेबर कॉस्ट होता है और उन लोग पहले से डेवलप्ड। लेकिन अगर हम डेवलपिंग कंट्री की बात करते हैं जिनके पास बहुत लेबर फोर्स होता है, तो भाई इन लोग यहाँ पर अपना काम करते हैं क्योंकि इनको एक अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गेन करना है। तो उसके लिए इन लोग काम करते हैं, तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज हो जाती है। तो ये हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर सीधा आता है बहुत सारी ऐसी कंट्री, अफ्रीका हो गया, हमारी साउथ अमेरिका की कुछ कंट्री हो गई, फिर हमारा एशिया हो गया, एशिया में बहुत सारी जगह हो गई। यहाँ पर ना 50% से ज्यादा कंट्रियों की अर्निंग सिर्फ मिनरल से आती है। मतलब आपको अपने आप में समझ में आ गया होगा कितनी ये बड़ी बात है। इसी के साथ ये वाला चैप्टर हमारा खत्म होता है। इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत जल्दी आने वाली है। आपको आई बटन में मैं डाल दूंगा जैसे ही आ जाएगी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर यार गाइस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक किए बिना मत जाना, लाइक जरूर करना। कोई डाउट बचता है तो कमेंट में पूछना। बाकी मैं तो मिलता रहूंगा आने वाली वीडियोस में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, बाय बाय।